हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि नियोजन क्या होता है, नियोजन का क्या महत्व है हमारे निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में और नागरिक जीवन में, इवन वैश्विक जीवन में। देखो, हमारा जो जीवन है या जो हमारा विश्व है वो आज एक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। इवन जो बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, वो इस महामारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो समय पर नियोजन करने की वजह से आज सफलतापूर्वक इस महामारी का सामना कर पा रहे हैं। उनमें से जो सबसे सफल देश रहा है वो हमारा भारत है। हमें इस बात का गर्व है। हम अपने नियोजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो सभी कार्य करेंगे जो हमें व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर करने चाहिए। इसी नियोजन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ना सिर्फ हमारे संस्थागत स्तर के अंदर या स्तर के ऊपर, बल्कि हमारे निजी स्तर के ऊपर या निजी जीवन में भी नियोजन का बहुत सारा महत्व होता है। देखो, जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो हमारा व्यवसायिक संसार है, वहां एक कहावत है, जो मैनेजर नियोजन नहीं करते हैं उन्हें ये सीख लेना चाहिए कि लाभ के बगैर उनको अपना कार्य कैसे करना है। अगर वो नियोजन करने में फेल होते हैं तो वो नियोजन करते हैं फेल होने के लिए या विफल होने के लिए। इसीलिए नियोजन हमारे प्रयासों को फ्रूटफुल बनाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। अगर हम नियोजन नहीं करेंगे तो हम भविष्य की अनिश्चितताओं के साथ डील नहीं कर पाएंगे और हमारे चांसेस टू गेट फेल बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें नियोजन करना पड़ता है। नियोजन बहुत ही आसान चीज है, हम अपने डेली लाइफ में बार बार करते हैं, लेकिन इसके नेचर को समझना, इसके फीचर्स को और इंपोर्टेंस को समझना हमारे नियोजन को और भी ज्यादा प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण बना देता है। नियोजन की अगर बात करें, नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में यह निर्धारित कर लेने से है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है। और जब हम एक समूह की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, व्यवहार कर रहे होते हैं, तो किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य किया जाना है उसको भी हम नियोजन में ही निर्धारित कर लेते हैं, जिससे कार्य के दोहराव को रोक पाए, अपने कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से या अपने लक्ष्य को शांतिपूर्ण तरीके से हम प्राप्त कर पाए। कम से कम हमारा वेस्टेज हो, कम से कम हमारा समय लगे, कम से कम हमारे संसाधन लगे और हमारे लक्ष्य को हम अधिक कुशलता के साथ प्राप्त कर पाए। इसीलिए हम हमारे निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में, संगठन जीवन में, नागरिक जीवन में हर जगह आपको नियोजन देखने को मिल जाएगा। इवन आपको पशु पक्षियों के झुंड में भी नियोजन देखने को मिल जाएगा। आपने चींटियों का झुंड देखा है, जब भी बारिश आती है तो वो अपनी खाद्य सामग्री को किस प्रकार नियोजन के माध्यम से संगठित कर लेती है, संग्रहित कर लेती हैं। यही हमारा नियोजन है जो हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को और हमारी सफलता को, सक्सेस को निर्धारित करता है। नियोजन के बारे में विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपनी परिभाषाएं दी, अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे अगर हम हेमन की बात करें, उन्होंने बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव को, बहुत ही परंपरागत तरीके से नियोजन को परिभाषित किया। उन्होंने कहा ये वर्तमान में निर्धारित कर लेना कि भविष्य में हमें क्या करना है। लेकिन जो मॉडर्न डायनेमिक्स है हमारा, जो हमारा आधुनिक समाज है, वो नियोजन को इससे कहीं अधिक मानता है। जैसे कि पुंज एंड ओडोलेल ने डिफाइन किया, ना सिर्फ ये निर्धारित करना वर्तमान में कि हमें क्या करना है, हमें कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है और क्यों करना है, ये सब कुछ अगर हम निर्धारित करते हैं वर्तमान में, ताकि अपने प्रयासों का सफलतापूर्वक हम निष्पादन कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम उस स्थान पर पहुंच सकें जिस स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं, इसे हम नियोजन बोलते हैं। अगर हम बात करें नियोजन के फीचर की या नियोजन के नेचर की, नियोजन हमारा आरंभ कब होता है बेटे? नियोजन का जो आरंभ स्थान होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारा कहलाता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य का निर्धारण करना। सबसे पहले मैनेजमेंट को लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है। हर एक पोस्ट के लिए, पद के लिए, हर एक विभाग के लिए, हर एक डिवीजन के लिए, हर एक संस्था के लिए। अगर हम एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जिसकी संस्थाएं हर एक इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हमें हर एक के लिए लक्ष्य का निर्धारित करना पड़ेगा। फिर हर एक इकाई के लिए एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा उसे क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, किसके द्वारा करना है और कौन से मेथड से उस कार्य को पूरा करना है। सो हमारे नियोजन का आरंभिक पॉइंट क्या होता है, आरंभिक जो हमारा लेवल होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य का निर्धारण। दूसरी विशेषता है, ये प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंधकों के द्वारा 5 कार्य किए जाते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। उनमें सबसे पहले हमें
प्लानिंग करनी पड़ती है, नियोजन करनी पड़ती है, और नियोजन का आरंभ होता है हमारे ऑब्जेक्टिव से, और मैनेजमेंट का अंतिम जो कार्य होता है जो हमें नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। उसे हम नियंत्रण के नाम से जानते हैं। प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास कितना ही अच्छा संगठन क्यों नहीं है, कितना ही अच्छा निर्देशन है, कितना अच्छा स्टाफ है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म सब कुछ फेल हमारा हो जाएगा। तो प्लानिंग हमारी आधारशिला है जो हमारे प्रबंध के प्रयासों को, जो हमारे सामूहिक प्रयासों को सफलता प्रदान करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसकी दूसरी विशेषता है बेटे ऑल प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये है हर एक जगह, चाहे कोई भी संस्था है, चाहे प्रबंध का कोई भी स्तर है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, उसे अपने कार्य का नियोजन करना पड़ता है। जैसे आप सिंपली एक वर्कर हो, इवन मैनेजर भी नहीं हो, आपको एक कार्य समूह दे दिया गया है कि आज आपको 20 यूनिट्स या 20 इकाइयों का उत्पादन करना है, तो आपको अपना दैनिक कार्य भी प्लान करना पड़ेगा। चाहे आप उसको पेपर पर नोट डाउन ना करें, लेकिन फिर भी मेंटली आप उसको क्लियर करेंगे कि मुझे कितने समय तक कितनी इकाइयों का उत्पादन करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कहां रखना है, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे मैं माल को यूज करूंगा, कैसे मैं मशीनों को यूज करूंगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो ये ऑल प्रोग्रेसिव है, सार्वभौमिक है, हर जगह पाया जाता है। जहां हम सामूहिक प्रयास करते हैं, इवन जहां हम निजी प्रयास करते हैं, वहां भी हमारा नियोजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग ए टीचर, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आज हमें स्कूल में बच्चों को कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाना है। उसके बाद जब हम क्लास में एंटर करेंगे तो हमें कौन से नोट से बच्चों की अटेंशन को सीख करना है, कौन से नोट पे हमें लेक्चर को एंड करना है, ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे। जब अगली कक्षा में जाएं तो पिछली कक्षा के व्यवहार को, पिछली कक्षा की लर्निंग को वहीं छोड़कर जाएं। नेक्स्ट कक्षा में जो हम टीच करने वाले हैं उसी के मुताबिक हम स्टार्टिंग पॉइंट चुने और हम एंडिंग क्वेश्चन भी चुने, ताकि हम अपने प्रोफेशनल डे को सक्सेसफुली स्माइलिंग फेस के साथ एंड कर पाए, और जब हम शाम को बिस्तर में जाएं तो हमें संतुष्टि मिले कि हाँ, आज का दिन हमारा सफल रहा। तो नियोजन हमें हर जगह करना पड़ता है जहां भी हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां भी हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर बात आती है नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया। जो नियोजन होती है वो हमारी नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये नहीं है कि हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ, आज हम ये कार्य करेंगे और इतने समय पर ये कार्य किया जाएगा, ये मेथड यूज होगा हमारा। तो क्या हमारा कार्य या हमारा भविष्य सुनिश्चित हो जाता है केवल नियोजन करने से? नहीं बेटे, नियोजन करने से हमारा भविष्य, अनिश्चितताओं को हम कम कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चितताओं को हम हटा नहीं सकते हैं। हमारा भविष्य सुनिश्चित नहीं होता है। हमें समय के साथ साथ जो भी बदलाव हमारे स्ट्रेटजी में आते हैं या इन्वायरमेंट में आते हैं, उनके साथ अपने प्लान में, अपने नियोजन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम लेक्चर्स के अंदर जाते हैं, वहां दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, तो अब हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर पाएंगे। हो सकता है हमारा मूड ना रहे, वो इतना इंटेंसिव या उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो हमारे मेंटल ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर दे। सो हमें हर समय, हर दिन, हर घंटे अपने प्लान में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील है। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव प्लान्स को साथ लेकर चलते हैं कि अगर हमारा कार्य ऐसे नहीं हुआ तो वैसे होगा, वैसे नहीं हुआ तो कोई तीसरा ऑल्टरनेट हम उसके लिए लेके चलेंगे, ताकि हम हर हाल में अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। फिर बात आती है फ्यूचरिस्टिक। जो नियोजन होता है ना, वो भविष्य से संबंधित होता है, कभी भी वो भूतकाल से संबंधित नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि हम ये डिसाइड करें कि भूतकाल में हमने जो मिस्टेक्स की हैं उनको जाके हम सुधार दें भूतकाल में। नहीं, हम ये कर सकते हैं कि भविष्य में वो मिस्टेक्स, वो त्रुटियां हम ना करें। भविष्य से लर्निंग लेके, उसके डाटा को स्टडी करके हम भविष्य के लिए, भूतकाल के डाटा को स्टडी करके हम भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लानिंग है, नियोजन है, वो हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है, वो भविष्य के लिए हम करते हैं। फिर बात आती है, जो प्लानिंग होती है वो हमारा इंटेलेक्चुअल या एक बौद्धिक कार्य है। वो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो विकल्प ढूंढ पाए, वो उन विकल्पों का मूल्यांकन कर पाए, उन विकल्पों को किन दशाओं में इस्तेमाल किया जाएगा ये निर्धारित कर पाए, समय निर्धारित कर पाए, गतिविधियों का निर्धारण कर पाए, और ये निर्धारित कर पाए कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। केवल वही व्यक्ति, यहाँ हमें अल्टरनेटिव कोर्सेज को डेवलप करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, फिर ही हम अल्टरनेटिव कोर्सेज को और बेस्ट कोर्सेज को एक साथ लेकर चलते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य पर सही समय पर, सही संसाधनों के साथ जो हमें दिए गए हैं, सफलतापूर्वक पहुंच जाएं।
फिर बात आती है बेटे इंपोर्टेंस, क्या महत्व होता है अलग अलग व्यक्ति के लिए या एक संस्था के लिए नियोजन का। सबसे पहली बात आती है प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर अप्रूवल। ये हमें मानक उपलब्ध करवाता है जिन मानकों का प्रयोग करते हुए हम न सिर्फ हर एक कर्मचारी की बल्कि हर एक विभाग की और पूरी संस्था की जो प्रगति है, जो कार्य निष्पादन है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमने ये निर्धारित किया कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो मंथली सेल करेगा 2 करोड़ रुपए की। जब हमारा मंथ एंड होगा, जब हमारा मास समाप्त होगा, तब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को और पहले जो निर्धारित किया था हमने स्टैंडर्ड उसके साथ 2 लाख यूनिट हमने डिसाइड किए थे, परंतु सेल्स डिपार्टमेंट 2,20,000 यूनिट्स का विक्रय कर चुका है। इसका मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस है वो संतुष्टिपूर्ण है। लेकिन अगर वो 2 लाख इकाइयों का विक्रय नहीं कर पाए हैं, उन्होंने 1.5 लाख इकाइयों का किया है, 1,80,000 इकाइयों का किया है, उस समय हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभाग में या विभाग के कार्य पर कहां पर कमी रही है, ताकि आने वाले मास के लिए, आने वाले महीने के लिए हम उस त्रुटि के दोहराव को रोक पाए। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन। शांतिपूर्ण कार्य निष्पादन को संभव बनाता है जब हम ये निर्धारित कर चुके हैं क्या क्या कार्य करना है, हमें क्या नहीं करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, कहां, और उसको करने का सही मेथड क्या है, उसको सही करने का तरीका क्या है। उस समय हमारा कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने प्लान ही नहीं किया, उस समय इतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इतना ज्यादा प्रयास होगा कि कर्मचारियों को ना तो उनका रोल क्लियर होगा, ना गोल क्लियर होगा, ना टाइम लिमिट्स क्लियर होंगे, ना उनको ये पता होगा कि उनके पास क्या संसाधन है, क्या अधिकार है। इसीलिए प्लानिंग हमारे कार्य निष्पादन को शांतिपूर्ण स्मूथ बना देती है। फिर है बेटे प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। जो रचनात्मक विचार होते हैं ना, उनको प्रोत्साहित करता है प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम डिपार्टमेंटल हेड्स के ओपिनियन को कंसीडर करते हैं, फोरमैन सुपरवाइजर्स के ओपिनियन को कंसीडर करते हैं। हम ये पूछते हैं कि वास्तव में आपका विभाग कितना कार्य कर सकता है, और अगर हम आपको ये कहें कि आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा करना है, तो आपको किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से मेथड से, कौन से प्रोसीजर से, कौन सी टेक्निक से आप उस कार्य को हमारे मन मुताबिक कर पाएंगे। इससे क्या होता है, जो क्रिएटिव आइडियाज होता है, जो नए नए मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, एक्चुअल में उसी व्यक्ति को पता होता है जो व्यक्ति कार्य को करता है, और वो व्यक्ति हमारे साथ जब शेयर करता है तो हमारी संस्था की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। उन व्यक्तियों को सम्मान मिलता है जो इस प्रकार के आइडियाज को लेकर आते हैं, और जो कर्मचारी अब तक नहीं लेकर आए हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें भी अपने कार्य के बारे में नए नए विचारों की, नए नए तरीकों की खोज करनी चाहिए। फिर बात करते हैं डुप्लीकेशन, मतलब कार्य के दोहराव को रोकता है। अगर हम नियोजन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि संस्था में इवन एक ही टीम के अंदर 2 व्यक्ति उसी कार्य को कर रहे हों, तो एक व्यक्ति का प्रयास तो बिल्कुल ही विफल हो जाएगा। जो भी रिसोर्सेज उसने यूज किए, जो भी समय उसने उसके ऊपर खर्च किया, वो सारा हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम ये भी डिसाइड करते हैं कहां कार्य किया जाएगा, कौन से विभाग में और किस पद के द्वारा वो कार्य किया जाएगा, ताकि एक ही कार्य 2 या 2 से अधिक विभागों के द्वारा या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ना किया जाए। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट है तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सप्लायर्स को ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपनी रिक्वायरमेंट परचेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कौन से पूर्तिकर्ता से कितना सामान कब हमें क्रय करना है। फिर बात आती है बेटे रिड्यूस अनसर्टेनिटी। भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इन अनिश्चितताओं को हम बाजार से नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ, अगर हम नियोजन करें, अच्छी प्रकार से नियोजन करें, भूतकाल का अध्ययन करते हुए नियोजन करें, भविष्य में जो वातावरण है या वर्तमान में जो वातावरण है भविष्य में उसकी क्या शेप हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए नियोजन करें, तो हाँ, हमें सफलता मिलेगी। जो भी हमारे थ्रेट्स हैं, जो भी हमारी चुनौतियां हैं, उनको कम कर पाएंगे। जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे स्ट्रेंथ है, हमारी शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। फिर आता है हमारा प्रमोट डायरेक्शन टू एफर्ट। देखो, हर एक व्यक्ति को जो कार्य करना है वो उसको नियोजन के माध्यम से पता चल जाता है, सो विभाग को भी पता चल जाता है और संस्था को भी पता चल जाता है। हमारे प्रयासों को एक दिशा निर्देशन प्रदान करता है प्लानिंग। हमने बता दिया कि एक व्यक्ति को, एक पद को इतना कार्य वर्ष में करना है, इतना महीने में, इतना दिन में। अब उस व्यक्ति को करना है, उसको मेथड बता दिए कि आपको, आपके पास से 3 मेथड है, 2 मेथड है या एक ही मेथड है, इसके द्वारा आपको ये कार्य निष्पादन करना है। वो व्यक्ति अपने कार्य में लीन
रहेगा। लेकिन अगर हम ना बताएं, सिर्फ ये बोल दें आपको ये कार्य करना है, उसको मेथड नहीं पता, प्रोसीजर नहीं पता, अकाउंटेबिलिटी नहीं पता, टाइम लिमिट नहीं पता, तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को उतनी सफलता से प्राप्त नहीं कर पाएगा जितनी सफलता से वो कर पाएगा अगर हम उसके कार्य को नियोजित कर दें या पूरी संस्था के कार्य को पहले से ही नियोजित कर लें। ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नियोजन कितने प्रकार का होता है और अलग अलग प्रकार के नियोजन का या प्लान का कंपैरिजन भी करेंगे कि जैसे नीति और नियम में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप अपने देश को एक शक्तिशाली, एक सुदृढ़, एक सफल देश के रूप से देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने संयम को बनाए रखें, अपने निवास स्थान पर बने रहें, बाहर निकलने का प्रयास ना करें, तभी बाहर निकलें जब अति आवश्यक है। हमारे सामूहिक प्रयासों को सफलतापूर्वक निष्पादन देने के लिए जो हमने प्लान बनाया है एज ए नेशन कि हम ऐसे निकलेंगे बाहर कि विश्व में सर्वशक्तिशाली बनेंगे, हमारी मिसाल दी जाए, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ आप लोग अपने अध्ययन कार्य को भी सुचारू रूप से करते रहें। सी यू सून, गुड बाय, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।